पिछले लेक्चर में सूट वाई और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट हमने डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत सेक्शन 79 से 82 और ऑर्डर 27 में उसकी प्रक्रिया दी गई थी जो है। उसके अलावा मैंने कुछ और आप लोगों को बताया था कि आगे हमको ये पढ़ना है और उनके प्रोविजन शायद आपको नोट कराए थे। उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए होंगे। हाँ, जैसे एक तो सूट वाई और अगेंस्ट दी कॉरपोरेशन, सूट वाई और अगेंस्ट दी कॉरपोरेशन में इसमें ऑर्डर 29 में इसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है और जिसमें अगर 3 नियम इसमें केवल दिए गए हैं इसके अंतर्गत। ये था ऑर्डर 29 आदेश 29 निगमों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, सूट वाई और अगेंस्ट दी कॉरपोरेशन। इसमें नियम 1 इसका कहता है अभिवचन पर हस्ताक्षर किया जाना और उनका सत्यापन। माने देखिए, ये स्पेशल टाइप ऑफ सूट्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इनको स्पेशल कैटेगरी में क्यों रखा गया है। कुछ विशेष खास बातें इनमें होती हैं जिनके कारण कि कुछ अलग से प्रोविजन अलग हटके, मतलब प्रक्रिया के विचारण में कोई अंतर नहीं है। ट्रायल ऑफ द सूट्स विल बी इन द सेम प्रोसीजर एज इन द जनरल सूट, लेकिन थोड़ा सा प्रक्रिया प्रारंभ करने, अब जैसे सूट का फॉर्मेशन आपका सूट बाई और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट में हमने देखा कि गवर्नमेंट के नाम को कैसे लिखा जाएगा, नोटिस कैसे सर्व किया जाएगा। उसी प्रकार से निगम के केस में हु विल साइन द प्लेंट, या अगर निगम के विरुद्ध दावा है तो हु विल साइन रिटर्न स्टेटमेंट। ये प्रावधान आपके नियम 1 और नियम 2 में निगम पर तामील किस प्रकार से होगी, तामील के प्रोविजन, और नियम 3 में इसमें बताया गया है निगम के अधिकारी की सुई हाजिरी करने की शक्ति। माने केवल 3 नियम हैं इसमें, तो 3 नियम किस प्रकार से हैं, 3 नियमों में माने भिन्नता कहाँ है। अब निगम इट इज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, माने जिसको हम वैधानिक व्यक्ति कहते हैं। टीपी एक्ट की धारा 5 में भी आपने पढ़ा होगा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जब एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को संपत्ति का करता है अंतरण जो है, तो वहाँ पर उसके नीचे जो पैराग्राफ हमें दिया गया है कि इसके अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी आते हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन, कॉरपोरेशन, निगम वगैरह उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसी के लिए इस प्रकार की अगर कोई व्यवस्था, कोई कॉरपोरेशन है जिसके द्वारा दावा लाना है या कॉरपोरेशन के विरुद्ध दावा लाना है, तो उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो आपके आदेश 29 में दी गई है। पहला नियम बताता है कि उसके प्लेंट को वेरिफिकेशन, क्योंकि प्लेंट को तैयार करने का प्रोसीजर वही है। ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7, ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स, तो ऑर्डर 6 का रूल 14 और रूल 15, रूल 14 के अंतर्गत प्लेंट को साइन करना, रूल 15 के अंतर्गत उसको वेरीफाई करना। तो जहाँ इंडिविजुअल पर्सन कोई वादी है या इंडिविजुअल पर्सन कोई प्रतिवादी है तो वादपत्र या लिखित कथन उसके द्वारा साइन किया जाता है, उसके द्वारा सत्यापित किया जाता है। लेकिन जहाँ कॉरपोरेशन है तो कॉरपोरेशन की ओर से कौन करेगा, नियम 1 में बताया गया है। कॉरपोरेशन पर तामील कैसे हो, कॉरपोरेशन प्रतिवादी मिस्टर एक्स व्यक्तिगत रूप से उस पर जाके तामील कराई, ऑर्डर 5 में उसकी प्रति है। कॉरपोरेशन की स्थिति में तामील होगी, नियम 2 में के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है उसकी, और व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहाँ उसके डायरेक्टर या उसके जो भी संचालक हैं उनको न्यायालय अगर आवश्यक समझता है कि इस कार्रवाई के लिए, तो उनको व्यक्तिगत उपस्थित होने की आदेश भी कर सकता है। ये नियम 3 में दिया गया है। तो ये नियम 1 आप देख लीजिएगा पहले, जहाँ कोई वाद भागीदारों अथवा किसी निगम द्वारा या उसके विरुद्ध वादों में से कोई भी अभिवचन उस निगम की ओर से उस निगम के सचिव या उसके निर्देशक या अन्य प्रधान अधिकारी द्वारा जो मामले के तथ्यों के बारे में अभिसाक्ष्य देने में योग्य हो, हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा। माने उसका डायरेक्टर हो, मैनेजर, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि उसका ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो कि उस निगम का संचालन करता है और जिसको उस निगम की उस कार्रवाई के बारे में, जैसे निगम का दावा पेश करने जा रहा है तो किसके खिलाफ दावा पेश करना है, क्या कारण है, वाद कारण क्या है, उसके बारे में जानकारी हो। अगर मान लीजिए निगम के विरुद्ध किसी ने दावा पेश किया है तो निगम का डिफेंस क्या है, वो उसके बारे में उसको सारी जानकारी हो। उस अधिकारी द्वारा उस प्लीडिंग्स को
सत्यापित किया जाएगा और हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसी की ओर से अभिसाक्ष दी जाएगी। अभिसाक्ष के लिए वही व्यक्ति उसकी ओर से निगम की ओर से जाएगा। तामीली के लिए ये दिया गया है, आदेशिका की तामील का निश्चित करने के सभी कानून उपबंध के अधीन रहते हुए जहाँ वाद किसी निगम के विरुद्ध या वहाँ संगमन की तामील उस निगम के सचिव या निर्देशक, वही जैसा ऊपर दिया गया साइन जिसको करने के है, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर या रजिस्ट्री कार्यालय नहीं है तो उस स्थान पर जहाँ पर निगम कारोबार करता है छोड़कर संबंध को ऐसे कर्तव्य स्थान पर स्थानीय पते संबोधित करते हुए भेजकर की जा सके। मैंने सिंपल है, मेरे जहाँ तक ख्याल है कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है उनमें जो है। और उसी प्रकार नंबर 3 आपका जो आता है, बाद के किसी भी प्रकरण में न्यायालय यह अपेक्षा कर सकेगा कि निगम का सचिव या कोई निर्देशक या अन्य अधिकारी इस संबंध में न्यायालय उत्तर देने के लिए उपस्थित हो। तो ये 3 नियम इसमें हैं। तो यह 3 वेरिएबल, इसको स्पेशल कैटेगरी में क्यों रखा गया? क्योंकि साइन करना और वेरिफिकेशन करना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तामीली की प्रक्रिया में थोड़ा सा है। तामीली की प्रक्रिया स्टार्टिंग वहीं से होती है कि ऑर्डर 5 के अंतर्गत जो तामीली की व्यवस्था है वो उसी प्रकार से, लेकिन किस पर तामील की जाएगी? तो निगम ज्यूडिक्स पर्सन है तो उसके मैनेजर पर या उसके जो भी प्रभारी अधिकारी है कार्य करने का, उस पर उसकी तामील की जाएगी या उसके ऑफिस में छोड़कर। ऑफिस में छोड़कर क्या रहता है, जैसे कोई जो कॉरपोरेशन या बड़े ऑफिस होते हैं वहाँ एक इनवर्ड क्लर्क जिसको हम कहते हैं, आवक जावक एक शाखा होती है ना जहाँ से डाक जाती है डाक आती है, तो वहाँ जाकर उसको छोड़कर वहाँ देकर और उसकी तामील उस रूप में उसको कराई जा सकती है। तो ये तामीली का तरीका, माने व्यक्तिगत किसी डायरेक्ट पर तामील कराने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ भी अगर ऑफिस में छोड़ दिया जाएगा तो उसकी विधिवत तामील मानी जाएगी। और निगम के किसी भी अधिकारी को अगर न्यायालय उत्तर देने के लिए आवश्यक समझता है किसी क्वारी के लिए, किसी जानकारी के लिए, तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश भी दे सकता है। नियम 3 में है। तो ये हमारा हुआ सेकंड टाइप ऑफ सूट बाई और अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन। इसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी को कहीं किसी प्रकार की समस्या वाली बात होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा, भागीदारी फर्मों के द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, सूट बाई और अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। नाउ पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म माने जहां 2 या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म का, किसी संस्था का गठन करते हैं और किसी बिजनेस को, किसी कारोबार को करने के लिए, दैट इज नोन एज द पार्टनरशिप फर्म। अब उसकी पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत उसके सारे प्रावधान आते हैं। पार्टनरशिप एक्ट हालांकि आपके उसमें सिलेबस में नहीं रहा है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के लिए भी थोड़ा सा देख लेना जरूरी रहेगा। बाई दी वे कभी किसी प्रकार का कोई अभी नहीं, जब सिविल जज की सीट पर बैठ जाओ तब जरूरी होगा, जो फिर तो वहाँ देखना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि पार्टनरशिप में भी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है या नहीं है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, रजिस्टर्ड है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमारी जानकारी अभी यहाँ इस स्टेज पर हम उसको नहीं चर्चा करेंगे। यहाँ तो केवल ये कि पार्टनरशिप फर्म की ओर से अगर कोई दावा पेश होना है या उसके विरुद्ध कोई दावा पेश होना है तो उसकी प्रक्रिया ऑर्डर 30 के अंतर्गत दी गई है। और ऑर्डर 30 में इसमें 10 नियम दिए गए हैं आपकी जो है ऑर्डर 30 के अंतर्गत। तो इन 10 नियमों को आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? मैं पिछले एक्सरसाइज बता के गया था आप लोगों को। इसमें नियम 1 से लेकर नियम 10 तक ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें सभी व्यवस्थाएं दी गई हैं कि पार्टनरशिप फर्म की ओर से वहाँ भी वही आएगा। प्रिंट पर साइन कौन करेगा या रिटर्न स्टेटमेंट है तो साइन कौन करेगा, पार्टनरशिप फर्म पर तामील किस प्रकार से की जाएगी, उनकी ओर से साक्ष्य देने के लिए कौन आएगा, क्या उनको व्यक्तिगत रूप से आना पड़ेगा, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके इन 10 नियमों के अंतर दी गई हैं। एक एक नियम से थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं। ये जो आपको नियमों के बारे में मैंने बताया था, नियम 3 में जहां न्यायालय को वो अधिकार दिया गया है उनको बुलाने के लिए, उस पर एक केस लॉ आप नोट कर लें चाहें तो, रामचंद्र एंड सन्स शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पिछले वाला जो निगम का वाला है उसमें रामचंद्र एंड सन्स शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध कन्हैयालाल, ये आपका 1966 का है, 1966 सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकरण में उनकी उपस्थिति के बारे में बताया गया है। मैंने इस प्रकरण में ये कहा है कि उनके अधिकारियों को या निगम की ओर से किसी भी प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन न्यायालय अगर उसको आदेशित करता है तो उनको आपस उपस्थित होना ही पड़ेगा। उसको फिर अवॉइड वो नहीं कर सकेंगे उसको।
तो अब आगे हम फर्म के संदर्भ में भागीदारी फर्म के नाम से वाद लाना। सबसे इसका पहला नियम जो है, सुइंग ऑफ पार्टनर्स इन द नेम ऑफ फर्म, माने किसी भी वाद को जहां फर्म के विरुद्ध लाना है तो वो वाद जो आएगा फर्म के नाम से आएगा और उसके पार्टनर्स कौन है जाएगा। माने फर्म के पार्टनर, मान लीजिए जैसे फर्म ने कोई दावा पेश किया है तो केवल फर्म की ओर से पार्टनर पेश कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर्स कौन होंगे ये जानकारी अगर प्रतिवादी की जो चाहता है तो पार्टनर्स का नाम नियम 2 के अंतर्गत जो है पार्टनर्स का नाम उसको बताना पड़ेगा। भागीदारी फर्मों का नाम का प्रकट किया जाना ये कहता है, माने नाम जो जैसे गवर्नमेंट के में यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसी प्रकार से कोई भी पर्टिकुलर XYZ कोई फर्म, लेकिन XYZ कोई फर्म के पार्टनर्स कौन है उसके, उस फर्म के पार्टनर्स के बारे में जानकारी उसमें देना पड़ेगी जो है, ये जरूरी है उसमें, है ना। उसके बाद में नियम 3 में वही तामीली की व्यवस्था ली गई है, भागीदार की मृत्यु पर वाद का अधिकार। अगर मान लीजिए नियम 4 जो आपका इसमें दिया है, राइट ऑफ सूट ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी जहां फर्म के नाम से वाद पूर्वगामी उपबंधों के अधीन 2 या अधिक व्यक्ति लाते हैं या उन पर लाया जाता है और चाहे किसी वाद के संचित किए जाने के पूर्व या उसके लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्तियों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ यह आवश्यक नहीं होगा कि मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को वाद के पक्षकार की हैसियत से संयोजित किया जाए। उपनियम 2 इसका ये कहता है, उपनियम 1 की कोई भी बात ऐसे मृतक के विधिक प्रतिनिधियों के जिसे किसी ऐसे अधिकार से परिसीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी जो उसका उस बात का पक्षकार बनाए जाने के आवेदन करने के लिए हो अथवा किसी दावे को उत्तरजीवियों के विरुद्ध प्रबद्ध करने के लिए हो। कहने का तात्पर्य है, नियम 4 ये कहता है, एक फर्म की ओर से कोई दावा पेश हुआ और दावा पेश होने के बाद में फर्म के किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो फर्म के किसी पार्टनर की डेथ होने के बाद जनरली ऑर्डर वाइज क्या कहता है हमारा CPC का, व्हेन एनी पार्टी ऑफ द सूट आइदर प्लेंटिफ ऑफ द डिफेंडेंट इफ डाइज ड्यूरिंग द ट्रायल या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट हिज एलार्स मस्ट कम ऑन रिकॉर्ड। उनके विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाना आवश्यक होगा, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के विरुद्ध में ऐसा आवश्यक नहीं है। उसका कारण एक और भी क्या है, ऑर्डर वाइज को अगर हम देखें तो ऑर्डर वाइज डायरेक्ट हमको ये कहता है कि जहां वाद लाने का अधिकार शेष रहता है तो वहां एवेटमेंट नहीं होता, वहां उपशमन नहीं होता दावे का। तो जहां फर्म के 2 या 2 से अधिक पार्टनर है और एक की मृत्यु हो गई तो दूसरे पार्टनर को अधिकार है दावा चलाने का, उसको कंटिन्यू रखने का, एवेटमेंट नहीं होगा। लेकिन उपनियम 2 इसका ये कहता है कि मान लीजिए एक पार्टनर की डेथ हो गई तो दूसरा पार्टनर जो अभी दावे में पक्षकार है उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसको लाएगा, या बाजी के लिए भी आवश्यक, या फर्म के विरुद्ध दावे की स्थिति है दूसरे बाजी के लिए भी आवश्यक नहीं है कि उनके एलार्स को लाएगा। लेकिन जिसकी डेथ हुई है उसके अगर एलार्स से स्वयं अगर आना चाहते हैं प्रकरण को कंटेस्ट करने के लिए तो उस पर कोई रोक नहीं है। माने उसका मतलब ये नहीं कि उसके एलार्स रिकॉर्ड पर आएंगे ही नहीं, अगर एलार्स स्वयं होकर आना चाहते हैं तो उनको रिकॉर्ड पर लेना पड़ेगा और वो केस को कंटिन्यू कर सकेंगे। ठीक है। अब भागीदारों की उपस्थिति कैसे होगी, नियम 5 से 6 में दिया गया है जो है, सूचना की तामील किस हैसियत से की जाएगी, ये सारे नियम आप लोगों ने पढ़े हैं ना। मैंने पिछली उस पर बताया था, मेरे को ऐसा कुछ ख्याल है आ रहा है, बताया या नहीं, या जबरदस्ती मेरी हमें हामत में लाना। मैंने ये बताया था कि ये हम और पढ़ेंगे और उनके संबंधित ये प्रावधान है, ऐसा मुझे ध्यान है। तो आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? और मेरे को जहाँ तक है ये भी मैंने कहा था कि अगर इस प्रक्रिया वगैरह में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को इंटीमेट कर देना आपको कि डाउट्स को और उनको क्वेश्चंस को, तो आपको बजाय पूरा का पूरा खाका मैंने यहाँ बताने के मैं आपको, लेकिन अफसोस मुझे इसी बात का है कि आज तक किसी स्टूडेंट का मेरे पास में कोई समस्या नहीं आ रही है।
तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसका कारण क्या है। कारण दो ही हैं, या तो आपको कोई समस्या है नहीं और या फिर आप पढ़ नहीं रहे हैं, दोनों से एक बात है। अब क्या है दैट यू नो, आई डोंट नो दैट। तो ये जो प्रक्रिया के नियम है, देखिए ये विशेष प्रकार के सूट्स में थोड़ा सा जहाँ डिफरेंस है, वो प्रक्रिया के नियमों में जहाँ व्याख्या करने वाली बात है वहाँ मैं खुद आपको व्याख्या करके वो बता दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो केवल पढ़ना है और उनको समझना है, समझने में कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो पर्टिकुलर मेरे को बताओ, तो उस पर अपन चर्चा कर सकते हैं, है ना। उसमें बाकी का अपन टाइम कभी अपने को बहुत लंबा चलना है अभी जो है। हाँ, मैं चाहता हूँ, मेरा मैंने विचार है कि सीपीसी के बाद के सीपीसी जब कंप्लीट अपनी हो जाए तो सीपीसी के बाद एक आध दो सब्जेक्ट और अगर टाइम मिल जाएगा तो अपन उसको कोशिश करेंगे जब तक आप लोगों की परीक्षा का नंबर आता है तब तक। तो इसलिए आ जा रहा थोड़ा सा उसके लिए आप लोग, आपकी क्लासेस तो रेगुलर ऑलरेडी चल रही हैं, माने मेरे को तो स्टेपनी मान लो आप जो है, हाँ, कि जहाँ कोई अगर ओरिजिनल पहिया कहीं पंचर हो रहा है या डगमगा रहा है तो उसको मदद करने के लिए वो उस रूप में मैं आप लोगों के सामने हूँ माने यहाँ। बाकी रेगुलर क्लास लेने की मेरी क्षमता जो है ना, मैंने बहुत क्लास ली है रेगुलर, ऐसा नहीं है क्या, मैं कंटिन्यूस मैंने 3-3, 4-4 घंटे मैंने क्लासेस ली है। लेकिन वो क्षमता अब नहीं रह गई है कि 3 घंटे 4 घंटे में 1 घंटे में ही थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है मैंने जो है। तो मेरा माने एक बात उद्देश्य केवल ये है कि सबसे पहली चीज़ तो मेरी हॉबी पढ़ना, और मैं पढ़ूंगा जब आपकी कोई समस्या होगी तो। अब मेरी खुद की कोई समस्या तो है नहीं, मेरी समस्याओं का तो सबका समाधान में निपटा चुका मैंने जो है, हाँ, फुर्सत में हो चुका हूँ मैंने पूरी तरह से मैंने। अब तो ये है कि आपकी कोई समस्या है तो आपकी समस्या मेरे को, और मेरे को खुशी होगी उस बात में, मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ वास्तव में आप पढ़ रहे हैं और मेरा पढ़ाने का कुछ सदुपयोग हो रहा है, मैंने ये मेरे को चाह रहा, और वो आप एनकरेजमेंट मेरे को नहीं दे रहे हैं माने जो है, ये जरा मेरे को कष्ट हो रहा है मैंने थोड़ा सा, तो मैं आप लोगों की तरफ से एनकरेजमेंट चाहता हूँ मैंने जो, हाँ। तो ये आप देख के आइएगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं फर्म की ओर से जो दावे हैं, इनमें 2 बातों पर खैर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो वादों में डिग्री, माने फर्म के विरुद्ध जब वाद होता है या दावा पेश किया जाता है और फर्म के विरुद्ध डिग्री हो जाती है, तो फर्म के विरुद्ध या फर्म के फेवर में अगर डिग्री हो रही है तो डिग्री के कंटेंट्स क्या होंगे, और डिग्री अगर फर्म के विरुद्ध हुई है तो फर्म के विरुद्ध डिग्री का निष्पादन एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा। तो फर्म वादों के संदर्भ में जो डिग्री है उसके प्रावधान आपके आदेश 20 नियम 15 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब ये जो आदेश 20 नियम 15 में जो आपके प्रावधान दिए गए हैं, ये किस संदर्भ में है। अब फर्म के विरुद्ध वाद या फर्म के विरुद्ध दावा, यहां तो हो गए एक पक्षकार कोई इंडिविजुअल है और दूसरा कोई फर्म है और फर्म के पार्टनर है। लेकिन जहां मान लीजिएगा कि फर्म के पार्टनर्स में ही आपस में कोई विवाद हुआ, फर्म के पार्टनर्स में ही आपस में कोई विवाद हुआ और ऐसी संभावना आ गई कि अब ये फर्म आपसी सहमति से नहीं चल पाएगी, तब फिर क्या होता है, उस फर्म का डिसोल्यूशन होता है, उस फर्म का विघटन किया जाता है। और पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत ये आपको व्यवस्था मिलेगी। तो पार्टनरशिप फर्म का जहाँ डिसोल्यूशन हो रहा है, पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है, फर्म के द्वारा कितना क्या कारोबार किया गया, फर्म को कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुई, तो जहां फर्म का पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन या सूट फॉर अकाउंट्स अगर पेश हुआ है तो उसमें डिग्री किस प्रकार से तैयार की जाएगी। ऑर्डर 20 रूल, ये आपका आदेश 20 का नियम 15, तो आदेश 20 जो जजमेंट एंड डिग्री के संदर्भ में है, तो आदेश 20 का नियम 15 में देखेंगे आप कि फर्म के विरुद्ध दावे के इसमें डिग्री के कंटेंट्स उसमें बताए गए हैं कि क्या क्या कंटेंट्स उसमें डिग्री में होंगे। और दूसरा है कि डिग्री का निष्पादन कैसे होगा, इसके प्रावधान आपको दिए गए हैं आदेश 21 के नियम 49 और 50 में। माने एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री अगेंस्ट द फर्म, एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री अगेंस्ट द फर्म, तो ऑर्डर 21 रूल 49 एंड 50। तो ये 2 चीजें आपको इनमें हैं
जिनमें कि आपको व्यवस्था देखनी होगी जो है। हाँ, और डिग्री के निष्पादन के संदर्भ में आपका एक केस लॉ है, टोपनमल विरुद्ध कुंडोमल। टोपनमल विरुद्ध कुंडोमल, ये है आपका 1960 सुप्रीम कोर्ट। 1960 टोपनमल, TOPANMAL, टोपनमल विरुद्ध कुंडोमल, KUNDDO, 1960 सुप्रीम कोर्ट। तो ये डिग्री के निष्पादन के संबंध पे ये केस लॉ बताता है। और डिग्री के निष्पादन के लिए आदेश 29 के निष्पादन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पर्टिकुलर जो 2 नियम हैं आपके 45, 50, इनको देख लीजिएगा। वो डिग्री के निष्पादन की प्रक्रिया फर्म के विरुद्ध डिग्री में रहती है। और उसी प्रकार से आदेश 20 का नियम 15, डिग्री किस प्रकार से तैयार होगी, डिग्री की अंतर्वस्तु क्या होगी। क्योंकि आदेश 20 निर्णय और डिग्री के संदर्भ में जो है, उसमें आदेश 20 में नियम 1 से लेकर 5 तक तो निर्णय के बारे में बताया गया है, और नियम 6 से और आखिरी नियम 20 तक जो है, एक लास्ट जो है उसमें 19 तक, उसमें बताया गया कि डिग्री के कंटेंट्स किस प्रकार से होंगे जो है। तो ये आप दोनों चीज़ें इनको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है चौथे प्रकार का जो सूट हम देख रहे हैं, सूट बाई और अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। सूट बाई और अगेंस्ट दी ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर, न्यासियों, निष्पादकों और प्रशासकों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। द प्रोसीजर फॉर दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 31, आदेश 31 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया दी गई है। अब इसमें सबसे पहले जहां ट्रस्ट की शब्द आता है, तो प्रशासक और एग्जीक्यूटर ये साथ में भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए ट्रस्ट। ट्रस्ट को सीपीसी में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। ट्रस्ट की परिभाषा संभवतः स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको दी गई है। न्यास की परिभाषा दी गई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। हाँ, मैंने उसकी परिभाषा नहीं दी है, वो तो उसको न्यास के रूप में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मेरे को ऐसा कुछ ख्याल है सेक्शन 2 में जो है, बाकी उसमें डेफिनेशन नहीं दी है। वहाँ भी जो लिखा है कि ट्रस्ट एक्ट के अनुसार न्यास को परिभाषित किया गया है, एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है। तो ट्रस्ट की पहले डेफिनेशन आप लोग लिख लें। ट्रस्ट को डिफाइन किया गया है आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, इसकी धारा 3 में जो है न्यास को परिभाषित किया है कि न्यास होता क्या है, ट्रस्ट है क्या, ट्रस्टी क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे, न्यास की परिभाषा लिख लो, उसके बाद हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लें। संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध, संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध और दूसरे के या दूसरे के और स्वामी के लिए, संपत्ति के स्वामित्व से उपाबद्ध और दूसरे के या दूसरे और स्वामी के फायदे के लिए स्वामी द्वारा रखे गए, स्वामी द्वारा रखे गए और स्वामी द्वारा प्रतिग्रहित, स्वामी द्वारा रखे गए और स्वामी द्वारा प्रतिग्रहित या स्वामी द्वारा घोषित, स्वामी द्वारा रखे गए और स्वामी द्वारा प्रतिग्रहित या स्वामी द्वारा घोषित और प्रतिग्रहित विश्वास से उद्भूत बाध्यता,
उद्भूत बाध्यता, ये हिंदी का ज़्यादा कष्ट है, इंग्लिश बड़ी इजी है, इंग्लिश की डेफिनेशन न्यास कहलाती है, न्यास कहलाती है। अब इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड टू द ओनरशिप, एनेक्स्ड जुड़ा हुआ, उपाबद्ध जो शब्द आया है ना वहाँ, अपाबद्ध माने जुड़ा हुआ, एनेक्स्ड टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, annexed to the ownership of the property and arising out of a confidence, arising out of a confidence reposed in, reposed, R-E-P-O-S-E-D, reposed in and accepted by, reposed in and accepted by the owner or declared and accepted, or declared and accepted by him for the benefit of another, for the benefit of another or of another and the owner, of another and the owner। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा। ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन annexed to the ownership of the property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner, another and the owner। अब यहां देखिएगा, सबसे पहली चीज, here are the three persons। किसी भी ट्रस्ट के संदर्भ में तीन व्यक्ति आते हैं। पहला व्यक्ति तो होता है जो ओनर वर्ड आया है ना, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति का मालिक, वो एक ट्रस्ट बनाता है, उसे हम कहते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, न्यास को बनाने वाला, न्यास करता हिंदी में जिसको हम कहिए। अब उस संपत्ति को किसके लिए न्यासित किया गया है? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। उसका हितग्राही कोई और ही है, और किसी और के साथ में ट्रस्ट का स्वामी स्वयं भी हितग्राही हो सकता है साथ में। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और अनदर ऑफ एंड द ओनर हिमसेल्फ, दोनों के लिए हो सकता है। तो दो व्यक्ति तो ये हो गए, एक तो मालिक और एक जिसके हित के लिए मतलब ट्रस्ट बनाया। अब वो बाकी का बीच का कौन है? वो दैट इज ट्रस्टी, न्यासी जिसको हम कहते हैं। अब वो न्यास, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के बारे में कुछ व्यवस्था करने के लिए, किसी दूसरे के हित के लिए किसी व्यक्ति में एक विश्वास व्यक्त करता है। ट्रस्ट का मतलब हिंदी विश्वास भी होता है, ट्रस्ट का एक अर्थ जो है विश्वास भी है। तो जब वो संपत्ति के बारे में किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं और उस संपत्ति की देखरेख उसको सौंप देता है कि भाई इस संपत्ति से इस व्यक्ति को ये फायदा देना है, या इस संपत्ति से इस व्यक्ति को, मेरे को ये फायदा होना है, तो ट्रस्ट इज दी कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन, किसी व्यक्ति में जो विश्वास किया गया है कि भाई ये संपत्ति की वास्तव में देखरेख करेगा, और जिस उद्देश्य के लिए संपत्ति का ट्रस्ट बनाया गया है उसका उद्देश्य पूरा फुलफिल ये करेगा, ये विश्वास हमको है उस व्यक्ति पर। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, दिस इज नोन एज द क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। इसको हम न्यास की रचना करना है, न्यास बनाना कहते हैं जो है। और जिस व्यक्ति ने न्यास बनाया है वो न्यास करता, और जिस व्यक्ति को विश्वास किया गया है वो न्यासी, ट्रस्टी, और जिस व्यक्ति के हित के लिए न्यास बनाया गया है दैट इज द बेनिफिशियरी,
उसे हम कहते हैं हितग्राही। तो ये 3 पार्टी यहाँ आती हैं ट्रस्ट के केस में, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी। So these are the 3 persons which are involved in the creation of a trust. तो अब इस ट्रस्ट की ओर से कोई दावा, अब ट्रस्ट का फंक्शन, ट्रस्ट की ओर से कोई दावा किस प्रकार का आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? भाई ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? मान लीजिए ट्रस्टी जो है ट्रस्ट के उद्देश्य को विफल कर रहा है, जो विश्वास उस पर हमने, कॉन्फिडेंस जो उस पर हमने विश्वास किया, उस विश्वास का नाजायज फ़ायदा उठा रहा है, वो स्वयं अपने फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर दिया है, या ट्रस्टी ने अपना कोई पैसा ट्रस्ट के उसमें लगाया किसी भी कार्रवाई के उसके लिए, या ट्रस्ट की संपत्ति का उसको बेचने का भी अधिकार है, किस सीमा तक अधिकार है, उससे बाहर जाके कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट, न्यास की रचना की शर्तें क्या हैं, किन शर्तों के आधार पर, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, उन उद्देश्यों से हटकर कुछ होता है, उन शर्तों का उल्लंघन होता है, तब न्यास के द्वारा या न्यास के विरुद्ध वाद प्रस्तुत होने की स्थिति आती है। और उसी प्रकार से एग्जीक्यूटर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, निष्पादक और प्रशासक। निष्पादक माने किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने वाला कोई व्यक्ति, या एडमिनिस्ट्रेटर माने किसी व्यक्ति के किसी व्यवस्था को, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई वारिस नहीं है और नाबालिग है, नाबालिग कोई व्यक्ति है और उसका कोई संरक्षक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए माने जिस संपत्ति का कोई स्वामी देखरेख करने वाला नहीं है, उस संपत्ति की देखरेख के लिए न्यायालय द्वारा जो नियुक्त किया जाए वो एडमिनिस्ट्रेटर, उसके प्रशासक किया जाता है। तो इनकी ओर से, जब एग्जीक्यूटर की ओर से, न्यासी की ओर से या प्रशासक की ओर से कोई दावा जब आता है या उनके विरुद्ध कोई दावा जब आता है, तो उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो व्यवस्था आपको ऑर्डर 31 के अंतर्गत दी गई है। जो इसके लिए 3 कंडीशंस है। ऑर्डर 31 के हम प्रावधानों को जब देखेंगे, ऑर्डर 31 में भी 3 रूल दिए गए हैं केवल मात्र। तो ऑर्डर 31 का उद्देश्य क्या है, या ऑर्डर 31 के अंतर्गत जो न्यास या उसके जो आएगा दावा, उसके लिए क्या शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है, वो 3 कंडीशन जरा आप नोट कर लीजिएगा। आदेश 31 के प्रावधानों को लागू होने के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। हाँ, वैसे तो थोड़ा सा हिंदी में आप लोग अभी से जरा अभ्यास डालना शुरू कर दो। इंग्लिश मीडियम वालों को मेरा एक सुझाव है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का जब सिलेक्शन हो जाता है और जब वो वहाँ जाके काम करते हैं, वहाँ जब कोई वो बोल रहा है, आपका कोर्ट का काम इंग्लिश में नहीं होगा, वहाँ आपको हिंदी में ही काम करना पड़ेगा। वह गवाह आएगा, कहीं थोड़ी सी आउटलाइन पे कहीं पोस्टिंग हो गई तो गवाह आएगा, तो उसकी भाषा क्या है वो समझना पड़ेगी आपको। तो इसलिए अभ्यास अभी से डालिएगा। तो आदेश 31 के प्रावधानों को लागू होने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस, फॉर द एप्लीकेशन of the provisions of order 31, the following conditions are to be fulfilled. For the application of the provisions of order 31, the following conditions are to be fulfilled. Number 1, वाद न्यासियों, निष्पादकों अथवा प्रशासकों में, निष्पादकों अथवा प्रशासकों में निहित संपत्ति से संबंधित होना चाहिए। वाद न्यासियों, निष्पादकों अथवा प्रशासकों में निहित संपत्ति से संबंधित होना चाहिए। द सूट मस्ट बी रिलेटेड, द सूट मस्ट बी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, suit must be related to the property vested in the trustees, executors or the administrators,
और द एडमिनिस्ट्रेटर्स। सेकेंड कंडीशन है ऐसा वाद किसी हितग्राही एवं पर व्यक्ति के बीच होना चाहिए। ऐसा वाद किसी हितग्राही एवं पर व्यक्ति के बीच होना चाहिए। सच सूट must be between the beneficiary and the third person. Such suit must be between the beneficiary and the third person. अब देखिए ये दोनों कंडीशंस का मतलब क्या है। These are the only two conditions है। तो सबसे पहला तो क्या है कि द प्रॉपर्टी फॉर विच द ट्रस्ट इज क्रिएटेड, दैट प्रॉपर्टी मस्ट बी वेस्टेड आइदर इन ए ट्रस्टी और इन ए एग्जीक्यूटर और इन द एडमिनिस्ट्रेटर। माने उस संपत्ति की देखरेख, उस संपत्ति की व्यवस्था या तो किसी ट्रस्टी द्वारा की जा रही हो, किसी एग्जीक्यूटर द्वारा की जा रही हो या किसी प्रशासक द्वारा की जा रही हो। उसके बाद में सेकेंड कंडीशन है कि सूट मस्ट बी बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड द थर्ड पर्सन। तो बेनिफिशियरी कौन है? जिसके हित के लिए वो ट्रस्ट की रचना की गई है, ही इज बेनिफिशियरी। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन उसके उस हित को चोट पहुंचाता है तो बेनिफिशियरी की ओर से दावा लाया जा सकता है। और बेनिफिशियरी की ओर से दावा कौन लाएगा ये इसका इसमें देखेंगे। वो ट्रस्टी लाएगा या एग्जीक्यूटर लाएगा या एडमिनिस्ट्रेटर लाएगा, जो भी उस संपत्ति का हित देख रहा है उसके द्वारा वो बात उसके लाया जाएगा। 3 नियम हैं इसमें भी, जो वो तीनों नियम उसकी व्यवस्था को देखेंगे जो है। और दूसरा माने ये जो आपको पर व्यक्ति से तात्पर्य क्या है? पर व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर है, जैसे ट्रस्ट में हमने 3 व्यक्ति लिए, एक तो हो गया ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, दूसरा हो गया ट्रस्टी एंड थर्ड इज दी बेनिफिशियरी। तो ये तीनों तो ट्रस्ट से कनेक्टेड है। ट्रस्टी के अंतर्गत प्रॉपर्टी वेस्टेड है, ऑथर ने उस संपत्ति का मालिक है, उसने ट्रस्ट बनाया है इस बेनिफिशियरी के हित के लिए। अब इस बेनिफिशियरी के हित को, उस संपत्ति को कोई पर व्यक्ति का नुकसान पहुंचाता है, या मान लीजिएगा इसके ट्रस्ट के किसी कार्य से किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तब वो पर व्यक्ति ट्रस्ट के खिलाफ दावा लाएगा। तो दावा जो हो रहा है और ट्रस्ट के खिलाफ दावे से तात्पर्य क्या है कि सूट अगेंस्ट दी बेनिफिशियरी और सूट बाय दी बेनिफिशियरी, दोनों की ओर से या उनके विरुद्ध। तो ये आपका ट्रस्ट के संदर्भ में आपका है। आपका 5वां प्रकार का जो दावा आएगा, सूट आएगा, सूट बाई और अगेंस्ट द माइनर्स। सूट बाई और अगेंस्ट द माइनर्स। अवयस्कों के द्वारा या अवयस्कों के विरुद्ध। और इसके अंतर्गत, अवयस्कों के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति भी उसमें आ जाते हैं शामिल। माने हालांकि ऑर्डर 32 में जो इसके प्रावधान दिए गए हैं उसका हेडिंग अवयस्क दोनों ही हैं, उसमें अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्तियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद। तो सूट बाई और अगेंस्ट द माइनर्स एंड द इनसेंट पर्सन, ठीक है, दोनों उसमें आ जाएंगे। और इसमें ऑर्डर 31। अब सवाल ये आता है कि ये किस प्रकार से वाद ला सकते हैं। माइनर एंड द इनसेंट पर्सन, दे आर नॉट द पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। माने संविदा अधिनियम के अनुसार अवयस्क व्यक्ति या विकृत चित्त व्यक्ति कोई भी संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो फिर उनकी ओर से दावा किस प्रकार से आएगा? तो वो सारी व्यवस्था जो है आपके ऑर्डर 32 के अंतर्गत दी गई है। ऑर्डर 31 का रूल 1 आपको बताता है कि जब अवयस्क या विकृत चित्त वादी अगर है
तो उसकी ओर से कोई एक वाद मित्र, नेक्स्ट फ्रेंड जिसको हम कहते हैं, वो दावा लेकर आएगा जो कि कॉम्पिटेंट है, उस प्रकरण के बारे में जानकारी रखता है और उसका हित, सबसे बड़ी चीज जो है, वो व्यक्ति जो उसकी ओर से दावा लाएगा उसका हित उस नाबालिग, अवयस्क या विकृत व्यक्ति के विरुद्ध विपरीत हित नहीं होना चाहिए, वरना वो अपना हित साधेगा, उसका हित को भूल जाएगा। जो तो ऑर्डर 32 का जो मुख्य उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य उसका यही है कि विकृत चित्त और अवैध व्यक्तियों के हितों की संरक्षा करने के लिए ये विशेष प्रावधान इसमें ऑर्डर 32 में बनाए गए हैं। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई प्रतिवादी, अगर कोई प्रतिवादी नाबालिग है, अवयस्क है, विकृत चित्त है, तो उसकी ओर से वादार्थ संरक्षक जो है, उसको वाद का संचालन करने के लिए, उसको वाद को डिफेंस करने के लिए उसका कोई गार्जियन नियुक्त किया जाता है। इसका प्रावधान ऑर्डर 32 के रूल 3 में दिया गया है, जो आदेश 32 नियम 3 के अंतर्गत। तो अवयस्क के द्वारा कोई दावा लाना है तो नियम 1 के अंतर्गत उसका कोई वाद मित्र होगा, और अवयस्क के विरुद्ध अगर दावा लाना है तो नियम 3 के अंतर्गत उसका, नियम 3 ही है ना, देख लेना। हाँ, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा कहीं। अवयस्क प्रतिवादी, ठीक वही है। अब वादार्थ संरक्षक कौन हो सकता है? वाद मित्र तो ठीक है, माने जो भी अवयस्क है उसकी ओर से जो भी उसका गार्जियन होगा वो दावा लाएगा जिसका हित संग होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति, उसका कोई गार्जियन अगर है ही नहीं, तब फिर क्या होगा? दावा नहीं ला सकेगा, और दावा नहीं ला सकेगा, सेक्शन 6 आपने लिमिटेशन एक्ट में पढ़ी होगी, उसके लिए कॉज ऑफ एक्शन ही रन नहीं करेगा जब तक वो मेजर नहीं हो जाएगा, उसका कोई वादार्थ संरक्षक नहीं है। तो इसलिए अगर वादार्थ संरक्षक है, कॉज ऑफ एक्शन होने पर वो दावा ला सकता है, तो इमीडिएटली दावा ला सकता है, वरना जब वो मेजर स्वयं हो जाएगा तो उसके बाद ही दावा ला सकेगा सेक्शन 6 का बेनिफिट लेकर। और नियम 3 में जो वादार्थ संरक्षक बताया गया है, यहां जरा थोड़ा सा कभी कभी प्रैक्टिकल वे में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रैक्टिकल वे में प्रॉब्लम क्या, कि प्रतिवादी अवयस्क है या विकृत चित्त है, नेचुरली उसका कोई गार्जियन जो है, वादी को मालूम है कि भाई ये नाबालिग है, इसका पिता है मौजूद, पिता को उसका संरक्षक बनाकर और वो दावा लेके आ गया। मैं एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो मैंने भी कभी कभी फेस की है मैंने ड्यूरिंग दी सर्विस पीरियड। अब पिताजी नहीं चाहते हैं कि वादी के प्रकरण का निराकरण जल्दी हो जाए, वो कहते बोले साहब मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो वहां स्थिति ये होगी कि देन द कोर्ट विल अपॉइंट द गार्जियन फॉर दैट माइनर और द इंसेंट पर्सन टू डिफेंड दैट सूट। वह न्यायालय की ओर से उसका वादार्थ संरक्षक नियुक्त किया जाएगा, और वो वादार्थ संरक्षक, अब उसमें कोर्ट का कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो सकता है, किसी एडवोकेट को भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो वहाँ ये सारी व्यवस्था इसमें। अब वादार्थ संरक्षक या वादी का वाद मित्र जहाँ बनाया और दावा ला दिया और दावा चल रहा है, प्रक्रिया केवल कहाँ तक भिन्न है कि वादी स्वयं अपने नाम से दावा नहीं लाएगा, अवयस्क या विकृत है तो उसकी ओर से कोई वाद मित्र होगा। प्रतिवादी अगर है तो उसके विरुद्ध डायरेक्ट दावा नहीं आएगा, उसका कोई वादार्थ संरक्षक नियुक्त करके ही दावा लाया जाएगा। यहाँ तक ही हो गया। अब मान लीजिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट वादी वयस्क हो जाता है या विकृत चित्त व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादी अगर मान लीजिए विकृत चित्त है या वो अवयस्क है, वो वयस्क हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या प्रक्रिया होगी? वो सारी की प्रक्रिया इस आदेश 32 के अंतर्गत जो डिफरेंट रूल्स दिए गए हैं उन रूल्स में बताई गई है। अगर वादी जो चाहे और वो वयस्क हो गया तो स्वयं अपना सूट कंटेस्ट करेगा और न्यायालय को निवेदन कर सकता है कि साहब मेरे को वाद मित्र की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे इसके जो नियम आदेश 32 के हैं, इन आदेश 32 के नियमों में नियम 1 में तो आपका है वाद मित्र का, नियम 2 के अंतर्गत आपका वाद मित्र के बिना वाद का संचित किए जाना,
वाद पत्र फाइल की जाने से निकाल दिया जाएगा। माने नियम जो कहता है अगर वाद मित्र के बिना अगर वो आए ना तो वाद पत्र टेनेबल नहीं होगा, सूट टेनेबल नहीं होगा तो बात बस कर दिया जाएगा। जो 3 में अवैध प्रतिवादी का हो गया आपका। नियम 4 थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि वाद मित्र की हैसियत से कार्य कर सकेगा और वादात संरक्षक नियत किसको, माने कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट होगा जिसे कि वाद मित्र बनाया जा सकता है या जो वादात संरक्षक हो जाता है। तो इस सारे उसका एक ही माने जवाब एक सेंटेंस में हम ये दे सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हित कि उस अवयस्क या इंसान पर्सन विकसित व्यक्ति के विरुद्ध ना हो उसे वाद मित्र बनाया जा सकता है और ऐसे ही व्यक्ति को वादार्थ संरक्षक दिया जाता है। वादार्थ संरक्षक और वाद मित्र क्या अधिकार और क्या दायित्व हैं, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। हाँ, तो नियम 4 थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। नियम 6 इसको थोड़ा देख लेना। नियम 6 अवैध की ओर से वाद मित्र वादात संरक्षक को डिग्री के अधीन संपत्ति की प्राप्ति, माने अगर डिग्री के द्वारा कोई संपत्ति उसको वादात अवैध को या विकसित को मिलनी है तो वो वाद मित्र संपत्ति को प्राप्त कैसे करेगा। नियम 6 समझौता नियम 7 में यह है, माने वाद मित्र और वादात संरक्षक जो है अवैध या वाद मित्र की ओर से कोई भी कंपोजिशन कर सकता है, वाद समझौता कर सकता है, कंपाउंड कर सकता है। नियम 8 वाद मित्र की निवृत्ति, निवृत्ति माने रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड कब होगा, कैसे होगा। और वाद मित्र का हटाया जाना, माने देखिए रिटायरमेंट और हटाए जाने दोनों में फर्क है। रिटायरमेंट और हटाए जाने, रिटायरमेंट में क्या है, जब तक कि न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेशित न किया जाए वाद मित्र अपने स्थान पर रखे जाने वाले कोई व्यक्ति के पहले उपवार्थ किए बिना उपागत खर्चों की प्रतिभूति दिए बिना कोई निवृत्त नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति वाद मित्र है और बीच में अगर वो कहता है कि साहब मैं अब इसका हटना चाहता हूँ, तो जब तक वो अपनी जगह किसी दूसरे को वाद मित्र नहीं बनाएगा तब तक उसको वहाँ से रिटायरमेंट नहीं दिया जाएगा। और हटाए जाने के लिए अगर उसके विपरीत कोई कार्य कर रहा है तो उसको हटाने की व्यवस्था है। तो इसमें 16 नियम दिए गए हैं आदेश 32 के अंतर्गत। इन नियमों को 16 नियमों को आप देख लीजिएगा और इन 16 नियमों के अंतर्गत कोई समस्या अगर आपको है तो मेरे को बता दीजिएगा आप। हाँ, पर्टिकुलर ये कि देखिए दीज आर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, इनमें एक तो सब्सटेंटिव लॉ जो रहता है ना वो जरूर इंटरप्रिटेशन मांगता है, लेकिन जब प्रोसीजरल लॉ है कि आपको इस रास्ते पर ऐसे 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 चलना है तो वो तो आपको रास्ता एक बार दिखा दिया। रास्ते में कहीं कोई रोड़ा अगर आपको पढ़ने में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो रोड़ा मेरे को बताओ, उस रोड़े को हटाने की कोशिश मैं करूँगा। हाँ, तो आज हम इसको यहाँ क्लोज करते हैं और इनको जो आज मैंने बताए हैं इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा सबको। इसके बाद हम आगे के लिए और आपको बता देते हैं क्या क्या हमको और लेना है। अभी कितने हो गए अपने टोटल? 5 हो जाएंगे, अभी 5 और हैं। 5 में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने वास्तव में उनको पढ़ा और उनकी आपकी प्रॉब्लम अगर मेरे पास में आ गई तो एक अगले लेक्चर में हम 5 को समाप्त फिनिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, और अगले लेक्चर से ज़्यादा मैं बढ़ाना भी नहीं चाह रहा उसको जो है। तो एक आपका अगला ले लीजिएगा, नोट कर लो और उनके प्रोविजंस भी नोट कर लीजिएगा आप जो है। एक तो आएगा आपका 6वां जो सूट आएगा, कुटुंब से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित बात। कुटुंब से ऑर्डर 32 का ए सीधा सीधा नोट कर लो आप। ऑर्डर 32A, सूट रिलेटिंग टू फैमिली।
उसके बाद में ऑर्डर 32 के बाद में आएगा ऑर्डर 33, सूट बाई इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति की ओर से वाद, ऑर्डर 33। उसके बाद आएगा बंधक संबंधी वाद, सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज, ऑर्डर 34, एंड देन इंटरप्रीटर सूट, अंतरा विवाची वाद, सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35, एंड द लास्ट इज समरी प्रोसीजर्स, संक्षिप्त प्रक्रिया के संबंध में बात जो है। हालांकि संक्षिप्त प्रक्रिया, इसमें से जो खास मैं आपको 10 प्रकार के जो विभिन्न सूट बता रहा हूँ, सामान्यतः एक तो सूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरप्रीटर सूट है, मॉर्गेज सूट्स हैं, और आपका सूट बाई इंडिजेंट पर्सन। ये 10 में से 4 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, माने जिनको कि आपको फर्स्ट कैटेगरी में लेना। मैं आपको सीरियल से बता रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस के हिसाब के ये आपके 4 जो चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सामान्यतः जो मेरा अनुभव है, इन्हीं 4 पर क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा अन्य किसी पर कोई क्वेश्चंस कभी पूछे गए हों। एक आध बार कोई पूछा गया हो तो आप लोग देखे, पेपर देखा होगा, लेकिन अपन सबको इसलिए कर रहे हैं डिस्कस जो है कि मान लीजिए एग्जामिनर पेपर सेटर का कोई रोक नहीं है कि आपको ये देना है और ये नहीं देना है। आपके सिलेबस में CPC पूरी है, और CPC में जितने भी बाद आते हैं वो सारे के सारे बाद अपन ने यहाँ इसको इस प्रकार से कवर करना है, तो इनको देख लीजिएगा। और अगली उस पर आपके मेरे पास में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपका लेक्चर अगला CPC का ये लूँगा। अगर भाई क्वेश्चंस अगर नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन अगला चैप्टर नहीं, मतलब क्लास नहीं लूँगा ऐसा नहीं कह रहा मैं, आप लोगों के एकदम चेहरे उतर गए माने जो है। फिर इसको, इस चैप्टर को, विभिन्न सूट वालों को अपन इसको चैप्टर को क्लोज ही करेंगे। आपकी जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगी यहाँ अपन देखेंगे अपन उसको आगे, और थोड़ा थोड़ा जो रेफरेंस इन 4 और 5 बताए हैं, इनका रेफरेंस इनको आपको बता दूंगा। कुछ केस लॉ जो होंगे उन पर वो आपको नोट करा दूंगा, और अगले उस पर अपन इस चैप्टर को क्लोज करेंगे जो है। और इसके बाद अगला चैप्टर जो भी आएगा वो अगले लेक्चर पर आपको बता दूंगा कि अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा। क्यों मेरा ख्याल है 7-8 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं CPC में। तो CPC करीब फिर एंड पर होने को आ रही है। खास जो प्रोविजंस हैं वो आपको मैं चाहता हूँ कि डिस्कस हो जाएं। उसके बाद अगला जो भी टॉपिक होगा, जो भी बने एक्ट होगा, वो आपसे भी थोड़ा सा सुझाव ले लूँगा मैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और मैं भी ये सोचूंगा कि क्या उचित रहेगा। हाँ बोलो, इधर आगे बोलो भाई, वहाँ से नहीं, आगे बोलो। अरे इधर आगे बोलो ना। CPC जो है हमारा वो जनवरी से चल रहा था हमारा, और अभी जून आ गया सर। CPC पढ़ते हमारा। हाँ। तो मेरा ये कहना था कि अगर आप इसके बाद जजमेंट राइटिंग चालू करें तो हम सब नहीं, जजमेंट राइटिंग का तो हम वो क्लास वो अलग ही होगा माने, जजमेंट राइटिंग के क्लास का। मैं तो अभी आपको जो सब्जेक्ट यहाँ अभी पढ़ा दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट में आपकी समस्याएं क्या हैं, कुछ ऐसी मालूम पड़ा है कि कुछ समस्याएं रह गई हैं जिस प्रकार से पढ़ाने ही। एक्चुअली सर जनवरी से पढ़ रहे हैं, 6 महीने पढ़ते ना। एक्चुअली हम लोग ना एक तरह से ऊब गए हैं सर सब्जेक्ट से हम। तो हम ये चाहते हैं सर एक थोड़ा डिफरेंट हो जाए जजमेंट राइटिंग। लॉ कब किया है आपने? 2019 में 2019 में 2019 में आपने लॉ किया है। अभी कौन सा चल रहा है? 2024, 5 साल हुए है ना। और आप कह रहे हैं कि हम ऊब गए हैं। मैंने 1969 में LLB किया था। कब? 55 साल पहले। आज तक नहीं ऊबा हूँ इस सब्जेक्ट से माने में। अगर तो ऊब गए हो इसका मतलब तुम्हारी पढ़ने की इच्छा नहीं है, फिर मतलब कहने का ये है, बुरा मत मानना। कभी कभी क्या होता है, बीमारी जब वो ऐसी लगती है तो कड़वी दवा देनी पड़ती है, जो इसलिए ये दवा दे रहा हूँ। जो कहा तुमने कि हम ऊब गए हैं मतलब फिर लॉ को सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा। लॉ सब्जेक्ट उबने वाला है ही नहीं। मैं 55 साल में नहीं हुआ। आज भी आप मेरे पास में कभी भी जाओ, एट रैंडम चले आना, कभी मेरे को सूचना दिए, मैं जब मैं ऑफिस में बैठा हूँ मेरे सामने किताब खुली रखी मिलेगी तुमको।
नहीं सही है सर। आज भी। और हर बार नई चीज मिलती है, कुछ ना कुछ नया मिलता है। हाँ, कैसी बात कर रहे हो, कैसे लॉ के स्टूडेंट हो भाई तुम? पढ़ाएंगे, जजमेंट राइटिंग भी तुमको पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ, सीपीसी के बाद अपन विचार करते हैं। सीपीसी जब कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने को जब लास्ट डे एक लेक्चर होगा, उसके एक दिन पहले, एक लेक्चर पहले बता दूंगा कि सीपीसी के बाद हमारा कौन सा टॉपिक होगा, है ना। बाकी जजमेंट राइटिंग का क्लास जो है वो इसके उसमें नहीं होगा। जजमेंट राइटिंग का क्लास आपका एक्स्ट्रा अलग से ही होगा। ये क्लास तो सिविल लॉ के लिए अलग से चलेगा, ये अलग से ही चलेगा। ये कह रहा हूँ, जजमेंट राइटिंग का क्लास जो है वो इस लेक्चर के साथ नहीं होगा। ये सिविल लॉ के लिए एक स्पेशल क्लास लग रही है आपकी। ये मान के चलिएगा कि मिस्टर एमजे की जो है देन है, जो आप लोगों को जो कुछ एक्स्ट्रा देना चाह रहे हैं वो, कि उन्होंने कहा है कि सर आप थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को अपने अनुभव का लाभ दे दीजिएगा। जो टीचिंग एक प्रोफेशन ऐसा है, देखिएगा कि किताब को पढ़ना बात अलग है, और उस किताब के पढ़ने के साथ में थोड़ा सा अनुभव अगर माने जुड़ जाए तो जरा कहते हैं इसमें सोने में सुहागा, तो वो स्थिति हो जाती है। और कोई खास बात है, मैं अपने आप को ऐसा क्लेम नहीं करता मैं कोई बहुत ज़्यादा माने फेमस या बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट ब्रिलियंट, ऐसा कुछ नहीं है। बस लेकिन ये ज़रूर है कि आज तक भी मैं इस सब्जेक्ट से उबा नहीं हूँ। आज भी मेरे इस सब्जेक्ट में मेरी इतनी रुचि है कि मेरे को इच्छा हमेशा पढ़ते रहने की ही रहती है। वरना और मैं तो ये मानता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली कि मैं शायद जिंदगी इसीलिए हूँ अभी तक जो है कि मेरे को अभी और पढ़ना है। जो है वो पढ़ाना है वो बात की चीज़ है, मेरे को अभी स्वयं को और पढ़ना है। अभी 1969 में लॉ करने के बाद आज 55 साल के बाद भी मैं अपने आप को परिपूर्ण नहीं मान पा रहा। 55 साल में भी मैं अपने आप को पूरा नहीं समझ पा रहा कि मैंने लॉ पूरा पढ़ लिया। अभी हो सकता है मेरे लिए बहुत कुछ पढ़ना बाकी हो। हाँ, तो ये तो सब्जेक्ट है, और इसमें इतना है मतलब माने उसको तुम थोड़ा सा अब इन शब्दों को थोड़ा प्रभाव देखो इन शब्दों का। लॉ में आप जितना गहरा नीचे घुसेंगे, जितना नीचे उतरेंगे, उतना आपको आनंद आएगा। आप उबेंगे नहीं। उबेंगे कब? जब हम सुपरफिशियली ऊपर ऊपर तैर रहे हैं तो थकेंगे। जो है ऊपर ऊपर मत तैरो, उसे नीचे गहरे जाने की कोशिश करो। हाँ, ओके, ऑल दी बेस्ट।